हमने टॉपिक डाला है रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन हमने इससे पहले पढ़ दिया है पिछले लेक्चर्स वाली वीडियो में, तो एक बार उनको जरूर देख लेना बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन स्टार्ट करने से पहले जो है एनसीईआरटी में कुछ एक्टिविटी दे रखी है इसको समझने के लिए कि क्या होता है रेस्पिरेशन। तो पेज नंबर 101 की अगर हम बात करें, 101 की अगर बात करें पेज नंबर, तो वहां पर एक्टिविटी 4 जो दे रखी है उसमें क्या बोल रखा है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, ठीक। ये 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा और उन 2 टेस्ट ट्यूब में क्या ले लीजिएगा, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा लाइम वाटर, ठीक है ना। ये लाइम वाटर जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में ले लीजिएगा। फिर बोल रखा है कि जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उसके लाइम वाटर में क्या कर दीजिए, यानी कि एयर बबल्स मुंह से डालिए। तो मुंह से डालोगे तो वहां पर क्या आएगी बेटा, वहां पर गैसेस जाएंगी, उन गैसेस में क्या प्रेजेंट होगा, CO2 प्रेजेंट होगा। और दूसरे में बोल रखा है कि वहां से पिचकारी से गैस मारिएगा, तो पिचकारी से जो गैस मारेंगे बेटा तो उसमें भी क्या होगी, CO2 होगी। लेकिन पिचकारी से जो गैस जा रही है वो होगी एटमॉस्फेरिक CO2। क्या होगी, एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है ना। और यहां पर जो होगी ये वाली CO2 जो होगी बेटा ये रेस्पिरेटरी CO2 होगी, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान जैसे हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो उस छोड़ने वाली सांस में जो CO2 होती है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी CO2। तो ये हो जाएगा बेटा यहां पर रेस्पिरेटरी CO2 है ना, यहां पर रेस्पिरेटरी CO2। और रेस्पिरेटरी CO2 की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है एटमॉस्फेरिक CO2 के कंपैरिजन में, है ना। तो हम बोलेंगे यहां पर CO2 ज्यादा होती है, यहां पर कम होती है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जहां पर CO2 ज्यादा होगी वहां पर मिल्कीनेस जल्दी से आ जाता है, ठीक है बेटा। क्योंकि जो है लाइम वाटर में, ये तो हमने बचपन यानी कि इससे पहले वाली क्लासेस में 8th 9th में भी पढ़ा है कि जब भी लाइम वाटर में CO2 पास कराओ, CO2 गैस पास कराओ, तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है, दूधिया कलर का उसका हो जाता है ना। तो यही चीज हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो है हम बोल रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी CO2 है उसमें जो है CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है, उस एयर में CO2 का कंटेंट ज्यादा होता है, और जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें CO2 का कंटेंट कम होता है। तो जहां पर CO2 ज्यादा है वहां पर मिल्कीनेस एकदम से आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, इमीडिएटली आ जाएगी। और यहां पर जो है कम है CO2 कंटेंट तो यहां पर बहुत कम आएगी, यानी कि टाइम लगेगा यहां पर मिल्कीनेस आने के लिए। तो हम बोलेंगे जो फिगर ए है उस फिगर में जो है इमीडिएटली जो है मिल्कीनेस आ गया, तो हम बोलेंगे फिगर ए, जो फिगर ए है उसमें जो है मिल्कीनेस जो है बहुत इमीडिएटली मिल्कीनेस देखने को मिला, है ना। इमीडिएटली वहां पर जो है मिल्कीनेस आ गया, इमीडिएटली सो मिल्कीनेस यहां पर हमने लिख दिया कि वो इमीडिएटली जो है मिल्कीनेस शो कर रहा है। तो ये क्या कंफर्म करता है, इट कंफर्म दैट CO2 की जो मात्रा है ये कंफर्म कर रहा है कि जो CO2 है वो रेस्पिरेटरी एयर में ज्यादा होती है। इट कंफर्म दैट द अमाउंट ऑफ CO2 is greater in respiratory air, ठीक। कि जो रेस्पिरेटरी एयर है उसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ CO2 क्या है, ज्यादा है। तो ये हमने यहां पर पढ़ लिया बेटा, ठीक है ना। दूसरी एक्टिविटी वही पेज नंबर 101 पे ही दे रखा है, 101 पे ही दे रखा है, एक्टिविटी 5। उसमें क्या बता रखा है कि जो है कोई भी फ्रूट जूस ले लीजिएगा या फिर कोई शुगर सॉल्यूशंस ले लीजिएगा और उसमें ईस्ट को ऐड कर दीजिए। ये ईस्ट क्या होता है बेटा, ये ईस्ट होता है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो कि पफी अफरेंस लाता है। अगर कभी डो वगैरह में इस ईस्ट को मिला देते हैं, जैसे बेकरी में इसका काम आता है, जो बंद ब्रेड जो होते हैं वो जो पफी अफरेंस जो उनकी होती है इसी ईस्ट की वजह से होती है, इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्योंकि ये वहां से जैसे हम ईस्ट वहां पर डालते हैं तो वहां से वो CO2 निकालता है, और जो CO2 निकलती है तो उसका पफी अफरेंस आ जाता है फिर उन चीज का, है ना, उस डो का। तो यही है कि वहां पर हमने ईस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा, वहां से CO2 गैस निकलेगा,
है ना, और वो CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करना है। ठीक है, जैसे हमने लाइम वाटर में उस CO2 को पास करा तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर बिकम मिल्की। और इसका मतलब क्या है, इट कंफर्म दैट वो जो गैस है वहां पर CO2 गैस निकल रही है। यानी कि जैसे हम उस फ्रूट जूस में जो है यीस्ट मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ गैस वहां से निकल रही है, तो हमें ये पता करना है कि कौन सी गैस वहां से निकल रही है। तो उसको पता करने के लिए अगर हम वहां पर जैसे लाइम वाटर में उस गैस को पास कराएं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर कौन सी गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है। और इसी प्रोसेस को बेटा, इसी प्रोसेस को जो है फर्मेंटेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशंस कहा जाता है। और इस फर्मेंटेशंस को आगे भी हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आया एक्टिविटी। अब स्टार्ट करते हैं बेटा रेस्पिरेशंस। ठीक है ना, इतना पहले इसको छाप लो, अब स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। चलिए, रेस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। वो दो टर्म्स कौन कौन से है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये रेस्पिरेशंस जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये रेस्पिरेशंस दो टर्म कौन कौन से मिलकर बना हुआ है, एक तो ये मिलकर बना हुआ है ब्रीथिंग से, किससे, ब्रीथिंग, और दूसरा ये बन रखा है सेलुलर रेस्पिरेशंस। अब ये सेलुलर रेस्पिरेशंस और ब्रीथिंग क्या होता है उसको ध्यान से समझना बेटा, इसके बीच में डिफरेंस हमारे पास पेपर में आते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये रेस्पिरेशंस इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि ब्रीथिंग प्लस सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वही रेस्पिरेशंस को बनाता है। अब ब्रीथिंग क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशंस क्या होता है उसको ध्यान से समझना। ब्रीथिंग क्या होता है बेटा, सिंपली इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस, है ना। इनहेल क्या होगा, एनवायरमेंटल गैसेस होगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस होगी, और एक्सहेल क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी कि CO2 उसमें ज्यादा होगा, इस तरह से, है ना। तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या होगा, सिंपली अगर डेफिनेशंस की बात आए तो डेफिनेशंस हम इसकी क्या लिखेंगे यहां पर, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैस या फिर गैसेस, कि गैसेस का क्या हो रहा है, इनहेलिंग हो रहा है, यानी कि गैस को हम अंदर ले रहे हैं या फिर बाहर छोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, उसी को क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग बोल रहे हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशंस में क्या होता है, यहां पर इनहेल और एक्सहेल नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि फूड का या फिर यानी ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उन्हीं से क्या बनती है, एनर्जी बनती है हर एक सेल में। तो हम यहां पर बोलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड oxygens to produce energy। ठीक, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशंस। अब ये कहां पर हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व होता है बेटा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि नोज हो गया, पूरा का पूरा ये ट्रैकिया हो गया, फिर लंग्स हो गया, इसमें जो है पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक यूज होता है। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये चीजें होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये कहां पर हो रही है बेटा, ये सेल में हो रही है, ईच सेल, हम बोलेंगे ये ईच सेल में हो रही है, ये हर एक सेल में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात अगर हम बात करें, तीसरी बात, तो हम बोलेंगे ये क्या है, सिंपली फिजिकल प्रोसेस है, सांस लिया और छोड़ा। ठीक, और इसमें क्या है, ये जो है केमिकल प्रोसेस है जहां से एनर्जी बन रही है, कुछ केमिकल्स यूज हो रहे हैं तब जाके एनर्जी बन रही है। तो हम बोलेंगे ये क्या है, बायोफिजिकल प्रोसेस, ये है बायोफिजिकल प्रोसेस, है ना, ये बायोफिजिकल प्रोसेस है। और इधर वाला अगर हम बोलें तो ये है बायोकेमिकल प्रोसेस बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक, बायोकेमिकल प्रोसेस। यहां पर चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है, इसमें जो हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और CO2 की मात्रा कम है, लेकिन जो हम छोड़ रहे हैं वहां पर क्या होता है बेटा, जो हम छोड़ रहे हैं वहां पर क्या होता है, CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि यहां पर एनर्जी नहीं बनती, यहां पर एनर्जी बनती है ना, एनर्जी नॉट फॉर्म्ड, यहां पर एनर्जी नहीं बनती और यहां पर क्या होता है, एनर्जी
फॉर्म्ड होती है ना, एनर्जी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एटीपी की फॉर्म में। अब ये एटीपी मैंने बता दिया था, फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी बनता किससे बेटा, जो एडीपी होता है उस एडीपी के साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होता है उसके साथ एक फास्फोरस जुड़ के ये एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक बात ये ध्यान रखना बेटा, जो एक एटीपी का जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एक एटीपी जो मोल है, एक एटीपी का जो मोल है, हम बोलेंगे 1 एटीपी, 1 मोल ऑफ एटीपी, इस तरह से कर दिया 1 मोल ऑफ एटीपी, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है बेटा लगभग 30.5 किलो जूल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एनर्जी यहां पर बन रही है, पर कितनी बन रही है, 1 मोल एटीपी का जो है वो इतनी लगभग एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम क्या बोल सकते हैं यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, नेक्स्ट बात, पांचवी बात अगर हम लिखें, ये जो है आउटसाइड द सेल होता है और ये इनसाइड द सेल हो रहा है ना, हम बोल रहे हैं, यानी कि यह आउटसाइड द सेल, ये किसी सेल में नहीं होता है, ठीक, ये आउटसाइड द सेल हो रहा है, हम बोल रहे हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है, और ये इनसाइड द सेल, यहां पर पांचवा क्या आ जाएगा, इनसाइड द सेल। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वहां पर 3 नंबर में 2 नंबर में ये आता है कि बाय ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशंस के बीच में डिफरेंस लिखिए, तो ये डिफरेंस है बेटा इनके बीच में, और इन्हीं को मिला के क्या बन रहा है, रेस्पिरेशंस। चलिए छापिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल रहे हैं ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि जब बॉडी में जो है ग्लूकोज होता है, फूड होता है, तभी जाके एनर्जी मिलती है ना। तो इसी वजह से हम देख लेते हैं कि किस तरह से उस ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम बात कर रहे हैं यहां पर है ग्लूकोज, क्या है बेटा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये ग्लूकोज जो यहां पर है, इस ग्लूकोज का क्या होगा, साइटोप्लाज्म में जो है, इस ग्लूकोज का जो है इस तरह से ये सेल में जाएगा है ना, और सेल में जो है ये साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुवेट में, किसमें बेटा, पायरुवेट है ना। ये ग्लूकोज को हम बोल सकते हैं ये 6 कार्बन वाला है, इसमें जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये पायरुवेट जो है बेटा, इस पायरुवेट का अगर फॉर्मूला लिखें तो ये पायरुवेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है C3H4O3, ठीक, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3COCOH, ये है हमारे पास पायरुवेट, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही ये ग्लूकोज इधर से इधर जाता है, इधर से इधर टूटता है पायरुवेट में, ये पायरुवेट के साथ साथ यहां पर क्या देता है, एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये यहां पर एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। अब हम बोल रहे हैं ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां पर होती है, ये प्रोसेस होती है इन साइटोप्लाज्म, हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस हो रही है ना, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पर ये प्रोसेस हो रही है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो हो रही है बेटा, वो सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होती है, यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड में जो कन्वर्ट होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी, यानी छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें ये प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है, ये जो है इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस हो रही है। अब ये पायरुवेट जो बना, ये पायरुवेट हम बोल सकते हैं ये 3 कार्बन का है, ध्यान रखना ये 3 कार्बन का, ग्लूकोज 6 कार्बन का है। अब ये पायरुवेट का क्या होगा, यहां से इसके 3 वे जाते हैं बेटा, 3 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता तो जाता है कहां पर, जहां पर क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, और दूसरा जाता है, यानी कि हम बोलेंगे यहां पर एब्सेंस, यहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, और यहां पर लेक ऑफ ऑक्सीजन है ना, लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा क्या जाएगा बेटा, यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो किस तरह से यहां पर होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर होता है, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये हम पढ़ेंगे ईस्ट में,
ठीक है, ईस्ट में होगा। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है यहां से पायरुवेट से, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बेटा हमारे पास इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। क्या बन रहा है बेटा? इथेनॉल। और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एक अल्कोहल है, प्लस CO2 यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस एनर्जी यहां पर बनती है ना, एनर्जी, ये ध्यान रखना। और यहां पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है उसमें जो एनर्जी बन रही है, तो इस टाइप के रेस्पिरेशंस को कहते हैं बेटा, ये जो रेस्पिरेशंस का टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के रेस्पिरेशंस को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशंस। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस है ना, रेस्पिरेशंस, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी अच्छे से। तो इसी प्रोसेस को जो है हम इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस को एनारोबिक रेस्पिरेशंस कह रहे हैं। और इस प्रोसेस को जहां पर कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? उस प्रोसेस को कहेंगे हम यहां पर फर्मेंटेशंस। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर? ये प्रोसेस है फर्मेंटेशंस। ये क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन भी अभी हम अच्छे से लिखेंगे यहां नीचे, है ना। अभी लेक ऑफ, अब दूसरा बात कर रहे हैं हम लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि जैसे आवर मसल्स जो होती हैं, मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि हम बोलेंगे मसल्स। यहां पर क्या हो जाती है? मसल्स हमारे पास आ जाती हैं, मसल्स। तो मसल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो ये ग्लूकोज या फिर पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है बेटा किसमें? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3, है ना। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। ये 3 कार्बन का है, यहां पर 2 कार्बन का था इथेनॉल, और प्लस यहां से CO2 या फिर हम बोलेंगे यहां से एनर्जी बनती है ना, यहां पर एनर्जी बनती है। और दूसरा यानी तीसरा हम बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पर होती है बेटा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात को ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज हो रहा है। और यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है फूड का और एनर्जी बनती है, तो वो क्या होता है? यहां पर क्या होता है बेटा? जो ये पायरुवेट है यानी कि ये ग्लूकोज है, इसका क्या बनेगा? CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस यहां से एनर्जी बनेगी, ठीक। और इस वाले रेस्पिरेशंस को बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशंस होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस। एरोबिक रेस्पिरेशन जो किसमें हो रहा है? जो किसमें हो रहा है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर जो एनर्जी बन रही है वो ATP की फॉर्म में बन रही है। तो यहां पर लगभग जो है 36 से लेकर 38 ATP बनता है। हम बोल रहे हैं यहां पर 36 to 38 ATP बनता है मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशंस में। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशंस में जो है 2 से 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं बेटा, ये भी ध्यान रखना, है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि जो है ये फर्मेंटेशंस होता क्या है। अगर हम फर्मेंटेशंस को समझें, फर्मेंटेशंस क्या होता है, इस बात को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो फर्मेंटेशंस क्या होता है बेटा? यहां पर हम फर्मेंटेशंस की बात कर रहे हैं। तो फर्मेंटेशंस क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को अल्कोहल और CO2 में बदल देता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशंस, है ना। हम बोलेंगे द प्रोसेस, या फिर हम बोलेंगे कि भाई ऐसे प्रोसेस जहां पर जो है कोई ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहा है, कोई भी जीव क्या कर रहा है, ग्लूकोज को क्या कर रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है? CO2 एंड इथेनॉल में। तो हम बोलेंगे द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस, ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज is converted into किस में बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल हमारे पास क्या होगा? C2H5OH, है ना। इथेनॉल एंड CO2 बाय एन ऑर्गेनिजम्स, किसी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। इज इट क्लियर? छापिए बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार भी है। ये क्वेश्चंस, ये चीजें जो है पेपर में पूछी जाती है बेटा, छाप लीजिएगा बहुत अच्छे से।
अब बात कर रहे हैं बेटा हम रेस्पिरेशंस इन प्लांट की। रेस्पिरेशंस प्लांट में किस तरह से होता है, प्लांट में क्या मैकेनिज्म है गैसेस को रेस्पायर करने का। तो हमने जैसे पढ़ा है प्लांट में क्या होता है बेटा, स्टोमेटा होता है ना। तो स्टोमेटा क्या होता है, टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट की लीफ के सरफेस में। तो उन्हीं टीनी पोर्स से, उसी स्टोमेटा से वो प्लांट क्या करता है, रेस्पायर करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन सी हैं, CO2 एंड ब्रैकेट में CO2 एंड O2 लिख लेते हैं। तो अब ये किस तरह से करता है, किस प्रोसेस करता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन्स, डिफ्यूजन्स प्रोसेस से करता है। हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी है अच्छे से, ठीक। हम बात कर रहे हैं ये जो है डिफ्यूजन से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं इसमें दिन के समय में प्लांट में क्या होता है, रात के समय में क्या होता है प्लांट में, है ना। यानी कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो है डे टाइम पे, यानी कि दिन के समय पे, है ना, डे टाइम। और दूसरी बात कर रहे हैं नाइट टाइम, रात के समय, नाइट टाइम की बात कर रहे हैं, नाइट टाइम की बात कर रहे हैं। तो डे टाइम में क्या हो रहा है बेटा, प्लांट में दो प्रोसेस चलती है, एक तो रेस्पिरेशंस की, है ना, और दूसरी फोटोसिंथेसिस। ये दोनों चीजें, फोटोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस चलती हैं। तो रेस्पिरेशंस के दौरान प्लांट क्या कर रहा है, रेस्पिरेशंस के दौरान प्लांट जो है यहां से CO2 रिलीज कर रहा है, रिलीज करता है ना प्लांट रेस्पिरेशंस के दौरान CO2, ठीक। और उसी CO2 को जो है जब प्लांट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसी CO2 को प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, या फिर बाहर से एटमॉस्फेरिक CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस को यहां से ये क्या करता है, रिलीज। यानी कि CO2 को हम क्या लिख रहे हैं, एब्जॉर्ब। यहां पर CO2 को क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, रिलीज। तो ये चीजें हैं, यही कारण है कि दिन के समय पे प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। क्योंकि जब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है ना, फोटोसिंथेसिस केवल दिन के टाइम पे हो सकता है जब सनलाइट हो। तो दो प्रोसेस हम डे टाइम पे प्लांट में पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशंस के दौरान CO2 वो छोड़ता है, ठीक है, दिन के टाइम पे भी होगा। तो जो CO2 वो छोड़ता है उसी को वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, या फिर और भी CO2 वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस में जो एनवायरनमेंट से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है ना। तो CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन का रिलीजमेंट हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्लांट जो है दिन के समय पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। नाइट टाइम की बात करें तो नाइट टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं प्लांट में। नाइट टाइम में केवल और केवल रेस्पिरेशंस प्लांट करेगा, यानी कि उसमें क्या होगा, केवल और केवल रेस्पिरेशंस, जिस वजह से वहां से जब वो रेस्पिरेशंस होगा प्लांट में रात के टाइम पे, तो वो क्या करेगा बेटा, CO2 को क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। यानी कि वहां पर CO2 रिलीज करेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई नाइट टाइम पे प्लांट क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। नाइट टाइम प्लांट के पास में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। कुछ ऐसे पौधे हैं जो दोनों टाइम पे जो है ऑक्सीजन गैस देते हैं, जैसे पीपल हो गया, ये चीजें, है ना। तो वो भी है। तो यहां पर ये समझ में आ गया बेटा रेस्पिरेशंस इन प्लांट। अब हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशंस इन एनिमल। टॉपिक डालते हैं रेस्पिरेशंस इन एनिमल। रेस्पिरेशंस इन एनिमल। अगर एनिमल की बात करें बेटा, एनिमल की बात करें तो यहां पर दो टाइप के एनिमल्स आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वाटिक एनिमल। ध्यान से सुनना, टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन से होते हैं बच्चा, जो लैंड पे रहते हैं, हम बोलेंगे जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो है मिट्टी में रह रहे हैं, धरती में रह रहे हैं, उसको हम बोले टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, यानी कि जल के अंदर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। यानी कि हम बोलते हैं वाटर में जो रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वाटिक एनिमल किस तरह से ऑक्सीजन को रेस्पायर करता है, किस तरह से ब्रीथ करते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को जो है एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीथ करते हैं। यानी कि हम बोलेंगे ब्रीथ, यहां पर ब्रीथ O2 फ्रॉम
एटमॉस्फेयर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर से जो है O2 का क्या हो रहा है, ब्रीथ हो रहा है। एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, हमें पता है, ठीक, 21% O2 है एटमॉस्फेयर में। वहीं एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करता है बेटा, वो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को वो ब्रीथ करता है। हम बोलेंगे यहाँ पर ब्रीथ, यहाँ पर ब्रीथ वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी को वो क्या करता है, ब्रीथ करता है। तो अगर हम दूसरा पॉइंट यहां पर लिखें, यहां पर जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, जैसे अगर हम बोलें कि अगर 1 लीटर हम बात करें, 1 लीटर H2O जो होगा उसमें जो है मात्र और मात्र कम से यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि बहुत कम, यानी कि हम बात करें 1 लीटर में जो है बहुत कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, और वो कितनी होती है हमारे पास 5 mg, यानी कि 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन, बस इतनी ही जो है ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट होती है ओनली, है ना। तो हम बोल रहे हैं यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होता है वो वो जो है वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, और वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है, मात्र अगर 1 लीटर वाटर देखें तो मात्र 5 mg जो है मिलीग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। इतनी कम ऑक्सीजन होने के बाद यहां पर क्या होता है कि इनका रेस्पिरेटरी रेट, इनका ब्रीथिंग रेट हाई होता है, किससे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन तो बहुत सारी प्रेजेंट है, जो बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो आराम से ब्रीथ कर रहे हैं अपना, पर यहां पर ऑक्सीजन की कमी है, यहां पर ऑक्सीजन बहुत कम है, ठीक है। तो जब वो ऑक्सीजन बहुत कम है तो अपनी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ब्रीथ करते हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर ब्रीथिंग रेट क्या होता है बेटा, यहां पर ब्रीथिंग रेट यानी कि जब सांस लेने की बात कर रहे हैं तो ब्रीथिंग रेट यहां पर क्या होता है, हाई होता है, और वो कितना हाई होता है, लगभग हम बात कर रहे हैं 90 से लेकर 100 टाइम जो है 1 मिनट में वो ब्रीथ करता है, 90 से लेकर 100 टाइम जो है टाइम्स वो ब्रीथ कर रहा है 1 मिनट में। जबकि अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो ये आराम से रेस्पायर करता है। हम बोलेंगे यहां पर इसका लो ब्रीथिंग रेट होता है, क्या होता है, लो ब्रीथिंग रेट होता है। कितना होता है लो ब्रीथिंग रेट में, कितना हम बोल रहे हैं, यानी कि ये बेटा 10 से 12 टाइम्स जो है, या फिर 12 से 20 हम मैक्सिमम बोल सकते हैं, 12 से 20 टाइम्स जो है 1 मिनट में रेस्पायर कर रहा है, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल बहुत कम है, यानी कि 12 से 20 और यहाँ पर 90 से 100, यहाँ पर हाई ब्रीथिंग रेट है, यहाँ पर लो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है ना। तो इस बात को भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल्स के और एक्वाटिक एनिमल्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा अपने आप में, ठीक है ना। छाप लीजिए, आया समझ में, आगे बढ़ते हैं बेटा।